चुनावों से पहले सियासी शोर है, अब की बार चौकीदार पर जोर है। उधर एमपी के सीएम कमलनाथ ने बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर कटाक्ष किया। सीएम कमलनाथ ने कहा कि जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए, संसद पर हमला हुआ, वही खुद को देश का चौकीदार बता रहे हैं। यह देश के साथ एक मजाक है। तो इसके जवाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि पीएम ने खुद को चौकीदार कहकर गर्व महसूस कराया है। अब हर देशवासी चौकीदार है। गुमराह करने की बातें हैं। सबसे ज्यादा आतंकी हमले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही तब हुए हैं। संसद पर हमला हुआ, मैं अंदर बैठा था। हमला हुआ, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। तो 5 साल पहले देश असुरक्षित था। आज मोदी जी से के आने के बाद देश सुरक्षित हो गया। ये भी एक अच्छा मजाक है। देश में पहली बार होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने ये कहा हो, ये कहते हुए गर्व महसूस किया हो कि मैं चौकीदार हूँ। और चौकीदार की चौकीदारी की पवित्रता और ताकत क्या है, ये देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही लोगों को समझ में आया है। और आप देखिए, जब हम कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ तो जनता भी कहती है कि मैं भी चौकीदार हूँ। और इसीलिए चौकीदार की चौकीदारी की ताकत को और ताकत देने के लिए पूरे देश की जनता इसमें जुड़ रही है। तो देखिए, चौकीदार पर इस बार आर पार है, यानी कि अब की बार चौकीदार पर आर पार। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभु पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और इसके साथ ही साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी से। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, चुनाव सिर पर हैं, मुद्दे गायब हैं, देश ने इतनी मेहनत से अपना प्रधानमंत्री चुना था, सर अब क्यों खुद को चौकीदार बताने पर तुले हैं? खुद को चौकीदार बताते हैं, फिर वो चोर कहते हैं, फिर आपत्ति होती है, मुद्दे गायब हैं। देखिए, चौकीदार एक जिम्मेदारी का काम है और चौकीदार के मायने हैं कि सारी चीजों को बहुत संभाल के देखने वाला और जिसके कस्टडी में सारी चीजें सुरक्षित हैं। पिछले 5 वर्षों में देश के इतिहास में पहला मौका है। कांग्रेस की जब भी सरकारें रही, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की, हर बार घोटालों पर घोटाले होते रहे। देश में पहली सरकार रही है जब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार चली और कोई घोटाला, कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। अब कांग्रेस के लोग चूंकि लगातार लांछित होते रहे हैं, इसीलिए चाहते हैं कि दूसरे पर भी आरोप लगे। इनकी गंदी जो कमीज है उसको इसी तरह सफेद करना चाहते हैं कि दूसरे के ऊपर दाग लगा दें। तो हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं, हम केवल निगरानी कर रहे हैं और कांग्रेस ने जो कुछ भी किया धरा है 60 सालों के शासन में, उसको जनता के सामने रख रहे हैं। रक्षा घोटालों में जवाहरलाल नेहरू के समय भी घोटाले हुए हैं, मनमोहन सिंह की सरकार तक घोटाले हुए हैं और नीरव मोदी से लेके विजय माल्या तक जो बातें कही जा रही हैं, वो सारे के सारे बैंकों के लोन 2008 से 2014 के बीच में कांग्रेस के शासन में हुए हैं। खास बात यह है कि 1947 से लेकर 2008 तक जो सरकारें रही हैं, उसमें जितना लोन हुआ उतना अचानक 2008 से 2014 के बीच में हुआ। किसके दबाव में हुआ? कांग्रेस की सरकारों ने क्यों करवाया? अब जब इसके ऊपर भाजपा की सरकार आई और हमने शिकंजा कसना शुरू किया तो इनमें से बहुत सारे लोग, 2-3 लोग देश से भाग गए। तो सरकार की गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया होती है। इनका यह कहना है कि साहब पहले से क्यों गिरफ्तार नहीं किया, तो मैं समझता हूं कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता। लेकिन यह जरूर है कि कोई भी चोर अब देश में सुरक्षित नहीं है, या तो देश से भागने की कोशिश करता है और वो बचेगा नहीं बाहर भी, निश्चित तौर पर सरकार के शिकंजे में आएगा। विजयवर्गीय जी बहुत जोर दे रहे हैं आप, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अब देश में चौकीदारों की सरकार है, कोई अपराधी बचेगा नहीं। डॉक्टर दीपक जी बहुत जोर दे रहे हैं सर, आप अपडेट भी हैं सर। मैं आपका ट्विटर प्रोफाइल चेक कर रहा था अभी, यहां पर इसमें लिखा है सर, दीपक विजयवर्गीय, चीफ स्पोक्स पर्सन बीजेपी, कन्वीनर पॉलिटिकल फीडबैक एंड रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट बीजेपी। ये दीपक विजयवर्गीय के आगे चौकीदार नहीं दिख रहा है सर, क्या आप? मैं आ रहा हूं सर आपके पास। और इस वक्त एक बहुत बड़ी और दुखद खबर आ रही है। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। तो ये बहुत बड़ी और दुखद खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से बीमार थे, लेकिन सलाम है उनके जज्बे को, हौसले को। बीमार रहते हुए भी उन्होंने आखिरी वक्त तक गोवा के विकास के लिए काम किए। तस्वीरें हमारे सामने आई जब हमने उनको देखा कि उनकी ट्यूब लगी थी नाक में, तब भी वो पुल का निर्माण सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, बाकी सरकारी कामकाज भी पूरी शिद्दत से निपटा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि मनोहर पर्रिकर की मान्यता
न सिर्फ बीजेपी में बल्कि बाकी दलों में भी थी। आपको याद होगा गोवा विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो विपक्षियों ने, दूसरे दलों ने सिर्फ इस सूरत में साथ दिया था बीजेपी का कि अगर सीएम मनोहर पर्रिकर होंगे तो ही सरकार में हम समर्थन देंगे। रक्षा मंत्री थे उस वक्त, वहां से उनका पद हटा छुड़वा के मुख्यमंत्री द्वारा गोवा के लिए भेजा गया था और तब भाजपा ने वहां सरकार बनाई थी। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी और दुखद खबर आ रही है और वो ये कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी का निधन हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हमसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, ये फाइल शॉट्स हैं और कुछ दिनों की पहले की तस्वीरें हैं। बहुत बीमार थे लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बीमारी का कोई गम नहीं। ऐसे नेता भारतीय राजनीति में हमेशा याद किए जाते हैं और मनोहर पर्रिकर के बारे में जैसा हम कह रहे हैं कि न सिर्फ बीजेपी में बल्कि बाकी दलों में भी उनकी बराबर मान्यता थी और यह बहुत दुखद खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का अब से कुछ देर पहले निधन हो गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुबह से हम आपको लगातार अपडेट कर रहे थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी, उनके घर के बाहर कड़ा सुरक्षा पहरा था, डॉक्टर्स लगातार कोशिशों में जुटे हुए थे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। 1955 में उनका जन्म हुआ, 13 दिसंबर 1955, और मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और 2 दिन से बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब थी। 63 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। गोवा में ही उनका जन्म हुआ था। और ये सीधा एक बार फिर हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। ये बहुत दुखद खबर है दीपक जी आपके लिए भी, प्रभु सर आपके लिए भी, भूपेंद्र जी आपके लिए भी, क्योंकि उनकी मान्यता, जैसा हम कह रहे हैं कि सबके लिए उनकी मान्यता बराबर थी, हर कोई उनको बहुत सम्मान देता था। एक बार फिर हम मुद्दे की तरफ लौट रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, मेरा आपसे सवाल यह था कि मैं आपका ट्विटर प्रोफाइल चेक कर रहा था सर, मुद्दों पर बहुत अपडेट है, लेकिन क्या आप इस कैंपेन को समर्थन नहीं करते? 3 मार्च की आपकी आखिरी अपडेट है सर, 70 साल से पिछड़े अमेठी का विकास भाजपा ही करेगी, ये आपने ट्वीट किया था। आपके नाम के आगे चौकीदार ने लिखा है, क्या बात? नहीं, देखिए, अब सोशल मीडिया पे सारी चीजें प्रचारित होनी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि सारी चीजें जारी होने के पहले कल मैंने जारी कर दिया था कि मैं भी चौकीदार हूं। मेरा निवेदन है कि फेसबुक का प्रोफाइल देखेंगे तो आप उसको। ठीक है सर, डिबेट के बाद मैं देखता हूं सर, बहुत दिन हो गए वैसे भी। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अब आपसे मेरा अगला सवाल। भूपेंद्र जी, जब भी गांधी परिवार या पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं इस परिवार से, उन पर बीजेपी कभी निशाना साधती है तो आप फिर मर्यादा याद दिलाते हैं। आप कहते हैं कि रहे तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जरा शब्दों की गरिमा का ख्याल रखें। लेकिन अगर देश का एक प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार बता रहा है और वो ये कहता है कि मैं चौकीदार इसलिए खुद को कहता हूं क्योंकि देश की रखवाली मुझे करनी है, उसको चोर बोलना ये ठीक है क्या? यहां नहीं गरिमा टूटती है? कोई ये जनता बोल रही है, ये कांग्रेस ने नहीं बोला कभी भी। और इसको आप जो है पलट के देख लीजिएगा, ये तो जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। जनता कहती है कि चौकीदार चोर है और नारे लगा लगा कर कहती है, पूरा देश देख रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज हिंदुस्तान में इस तरह के, पूरी बात मुझे कहने दीजिए, इस तरह के बहुत से फर्जी कैंपेन चल रहे हैं। अभी मोदी है तो मुमकिन हुआ, उसका क्या हुआ? उसको ट्रोल करके खत्म हो गया वो। और जब वो फेल हो गया तो अब ये मैं हूं चौकीदार सामने आया, ये भी फेल हो जाएगा। इसलिए फेल हो जाएगा कि पूरे देश को चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसके हर व्यक्ति को आप चौकीदार बना देंगे क्या? तो फिर मालिक कौन रहेगा? मालिक अपॉइंट करता है चौकीदार, और इस जनता इस देश की मालिक है और उस जनता ने आपको चौकीदार बनाया चौकीदारी करने के लिए। और आपने क्या किया बदले में? ये सवाल उनकी चौकीदारी पर है। आपने जो है पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से हमारे एयरबेस की जांच करवा दी। आपने जो है हजारों, जिन्हें आप खुद आतंकवादी कहते थे, उन हजारों जो है पत्थरबाजों को आपने जेल से रिहा कर दिया। आपने जो है क्या नहीं किया? आपने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमारे इकोनॉमी पर, तो आपने नोटबंदी लागू कर दी।
दी। उस नोटबंदी में क्या हुआ कि आप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अवमानना करके आपने उसको नोटबंदी को लागू किया। आज देश में 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। देश की बर्बादी का हालत यह है कि जो नवरत्न कंपनी थी हमारी BSNL, उसमें जो है कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं बटी, उन्हें सड़क पर उतरकर तनख्वाह मांगनी पड़ रही है, अधिकारियों को, कर्मचारियों को। ये इस चौकीदारी पर सवाल है देश कर रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि आप अपनी चौकीदारी का हाल बताइए, तो चौकीदार बनने लग गए। अरे भाई बताओ, आपने कसम खाई थी, संसद भवन में पैर पड़े थे कि आप हम इस देश की चौकीदारी करेंगे। आज कैसे 500 से 600 सैनिक हमारे जो है आतंकवादी हमलों में मारे गए, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब चौकीदार साहब को देना है। तस्वीरें भी और इसी चौकीदारी पर देश जो है खड़ा हुआ उनसे जवाब मांग रहा है। तस्वीर दिखा रहे थे और उसमें देखिए नाम देखिए, चौकीदार रामेश्वर शर्मा। तो रामेश्वर शर्मा भी चौकीदार हो गए हैं। ठीक है, प्रभु पटेरिया सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रभु सर, आपको लगता है कि दरअसल ये बीजेपी का एक गेम प्लान है जिसमें कांग्रेस फिलहाल इस दांव में फंस गई है? जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसने कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दे रखे, कुछ नारे रखे। मैं आ रहा हूं भूपेंद्र जी आपके पास। कुछ मुद्दे रखे, कुछ नारे रखे, जनता ने हाथों हाथ लिया, प्रचंड बहुमत मिला। इस बार जो मुद्दे 2014 से पहले थे उस पर क्या अपडेट है, कितना काम हुआ? ये सब गौण है, ये सब गायब है। इस वक्त चर्चा चल रही है मोदी है तो मुमकिन है। इस वक्त चर्चा चल रही है चौकीदार चोर है या फिर चौकीदार ईमानदार है। मैं भी चौकीदार हूं। चुनाव से ऐन पहले ये पीक टाइम है, मुद्दे गायब हैं और बात चौकीदार पर अटकी हुई है। बिल्कुल आसिफ जी, सही कह रहे हैं आप। मोदी सरकार ने या मोदी के जो कैंपेनर हैं उनने इस चीज को एक ट्रैप बिछाया है, और वो उसकी जड़ जो है, मूल वजह वो राहुल गांधी और कांग्रेस है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पिछली बार जब 2014 में चुनी गई थी तो उसने बहुत सारे वादे किए थे देश की जनता से। इस 5 साल के कामकाज के दौरान बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे जनता नाखुश हो सकती थी, कुछ ऐसे काम है जिससे जनता खुश हो सकती थी। उस पर सवाल जवाब होने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस ने राफेल को केंद्र बिंदु पर रखा, जिस पर जवाब देते हुए सरकारी पक्ष या सरकार हमेशा पीछे रही है। सुप्रीम कोर्ट तक में जो बात कही गई उसको लेकर बाद में मुकरना पड़ रहा है। कुछ पेपर्स चोरी हो गए, पहले कहा चोरी हो गए, बाद में कहा चोरी नहीं हुए हैं, वो फोटोकॉपी हो गई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस को ये विश्वास मजबूत हुआ है कि राफेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई, जो वो आरोप लगा रहे हैं। जनता तक ये सीधा संदेश जा रहा था कि चौकीदार, जो कि नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा, राहुल गांधी ने एक नारा इजाद किया, चौकीदार चोर है, उस जोर पकड़ रहा था। उसकी काट के तौर पर इनने ये नारा अपना गढ़ा है और उसको लेकर एक पूरा सोशल मीडिया के सहारे कैंपेन चलाया, बगैर कुछ ज्यादा खर्च किए इनने एक अपना कैंपेन खड़ा कर दिया पूरे देश में, चौकीदार चोर है। मूल मुद्दे जनता से जुड़े हुए वो इस पूरे चौकीदार चोर है और मैं हूं चौकीदार में गायब हो गए हैं। कोई हिसाब नहीं मांग रहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में क्या किया। कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि भाई आपकी सरकार थी, आप चौकीदार है, तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग क्यों गायब हो गए, उनके पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए गए। ये रफाल को लेकर ये 3 नाम जो है भगोड़े, इनको लेकर ये सब चर्चा चल रही है। मैं प्रभु सर छोटा सवाल आपसे एक पूछ रहा हूं सर। प्रभु सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि दरअसल ये 2 तरफा चीजें हैं, ये एक तीर से 2 निशाने बीजेपी ने साधे हैं। एक तरफ पीएम ने खुद को चौकीदार बताकर एक बहुत बड़े समाज, एक तबके को अपने साथ जोड़ा है, तो इसके साथ साथ कांग्रेस पर निशाना भी साध दिया। भावनात्मक वार है। नहीं आसिफ जी, बहुत बड़ा तबका नहीं बोल सकते इसमें। चौकीदार एक बहुत बड़ी बिरादरी नहीं होती, बहुत बड़ा तबका नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि डाउन टू अर्थ अपने आप को साबित करने की कोशिश की। जैसे 2014 के चुनाव में था, उस समय वो विपक्ष में थे, खुलकर बहुत कुछ बोल सकते थे। उस समय मणिशंकर अय्यर ने चाय वाले का नारा दिया था कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उसको उनने कैश कराया और यहां तक पहुंचे। उसी तरीके से इस बार कांग्रेस ने चौकीदार चोर है नारा दिया, इनने चौकीदार शब्द को पकड़ा और कैश कराना शुरू कर दिया। तो ये एक बीजेपी की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये उसका कारण है कि उन्होंने मूल मुद्दों से पूरे देश को भटका दिया। ठीक है सर, मैं आता हूं सर। जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, भोपाल में अब टैटू बनने लगे हैं, लोग टैटू में लिखवा रहे हैं मैं भी चौकीदार हूं। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भूपेंद्र जी आप कह रहे हैं कि ये हवा की बातें हैं, और ये देखिए ये लोग अब टैटू बनवा रहे हैं सर, मैं भी चौकीदार हूं। ये क्या है सर? तो ये सब बीजेपी के पेट कार्यकर्ता हैं, ये टैटू बनवा रहे हैं, तो क्या है इसमें दिक्कत की बात है? कोई जनता बनवा रही है तो आप देखें, जनता तो सवाल पूछ रही है कि चौकीदार के सामने बैठे हुए फाइलें कैसे चोरी हो रही हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है कि चौकीदार बैठा हुआ है और जो है मंत्रालय में आग लग गई है। जनता ये सवाल पूछ रही है कि जो है देश के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल की फाइल में से कागज कैसे गिर जा रहे हैं, ये जनता को जवाब देना है। जो कैसे जो है रोज के रोज हमले हो रहे हैं।
आप देखें आज अभी जो बड़ी जिस घटना पर बातें की जा रही थी देश में, उसके बाद कम से कम 15 सैनिक हमारे जो है शहीद हो गए। ये देश की चौकीदारी कौन कर रहा है? ऐसा चौकीदार जो सो रहा है और जो देश में कोई चीज की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, देश की हर हालत खराब हो गई, जो सारी नवरत्न कंपनियां बिकने की स्टेज में हैं और चौकीदारी आप कर रहे हैं। तो ऐसा चौकीदार अगर हिंदुस्तान का आम आदमी बनना पसंद कर रहा है तो ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण हैं जो इस पर हाथ पर टैटू बनवा रहे हैं, कल घर में जाके धोएंगे इसको। ये हालात जो है, इससे इस तरह की झूठी पब्लिसिटी से देश में ना तो विकास आता है ना संदर्भ आते हैं। मुख्य प्रधानमंत्री जी की जो है खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने जो 4 गांव दिए थे उसमें 1 रुपया खर्च नहीं किया। उन्होंने कसम खाई थी कि हम जो है इनको स्वर्ण बना देंगे, 542 गांव हर साल सोने के बन जाएंगे। देखिए ये भी पुरानी कहावत थी गाँव जो पड़े हुए हाथ धोकर बोला सियासत कर रहे हैं, यहाँ पर आप सियासत कर रहे हैं, उसके बाद जाके हाथ धो लेंगे, ये कह रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता साहब। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। दीपक विजयवर्गीय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सर ये सवाल उठ रहा है कि आप जानबूझकर भावनात्मक ले जा रहे हैं चीजों को और मुद्दे जो हैं उन पर बहस ना करनी पड़े, जवाब ना देना पड़े, इसलिए अगर राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है तो आपने फिर कह दिया कि मैं चौकीदार हूं। देखिए मैं समझता हूं कि अगर संदर्भों की बात शुरू की है भूपेंद्र गुप्ता जी ने, संदर्भों पे आ जाया जाए। आपको ध्यान होगा आज से 30-32 साल पहले देश भर में एक नारा गूंज रहा था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। और बात यह थी कि जो बोफोर्स घोटाला हुआ था इस देश के अंदर, जिसके एविडेंस सबके पास हैं, इनकम टैक्स उसके पास है, क्वात्रेची के अकाउंट में जिसके जो इटालवी दलाल था, जिसके राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी के परिवार में रोज आना जाना था, जिनकी गाड़ी प्रधानमंत्री निवास में बिना रोक टोक से घुसती थी, उसके अकाउंट में बोफोर्स की दलाली का पैसा जमा हुआ था। और शर्मनाक बात यह है कि जैसे ही मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके सीजे अकाउंट को एकदम क्लियर कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी की यह कुंठा है कि 1987-88 में जब ये देश भर में नारा गूंज रहा था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, वो चोर दिमाग में बैठ गया राहुल गांधी के, और उनको लगता है कि ऐसे ही आरोप वो दूसरों पर लगा सकते हैं। लेकिन इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार एक ट्रांसपेरेंट सरकार है, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों ध्यान रखें कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह की राज में जो दलालों का राज डिफेंस सेक्टर में हो गया था, वो सारा की सारी बातें खत्म हो गई हैं। और आज राहुल गांधी जो कुछ चिल्ला रहे हैं, वो सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, एजेंट की तरह चिल्ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक विजयवर्गीय जी, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी। प्रभु सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े।